डियर स्टूडेंट्स, आई एम रितेश कुमार सिंह। आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेजर बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। मतलब एक फेजर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने सभी लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, जिसको बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे जिन्होंने इसको सम्मिश्र संख्याओं के नाम से पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसको हम देखते हैं। उसको हमने जो आपके बोर्ड में जो डेफिनेशन है मैंने वही लिखा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स एंड i इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, अब थोड़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का आप सोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आई। और ये आई क्या है, हमारी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बिकॉज नो रियल नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, i is called an imaginary number where i is equal to under root -1। मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम a प्लस बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करें वो संख्या हमारी क्या कही जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसे इसका फॉर्मेट होता है जेड बार, अगर हमने लिखा तो a प्लस बी आई, इसमें a क्या है रियल पार्ट और b क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। आप लोग लिखते हो जैसे जेड बार इक्वल टू 2 + 3i, आप इंटर में पढ़े होंगे इस तरह से 2 + 3i -6 + 8i, ये सब आपके क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसमें आप देखो 2 क्या है रियल है, 3b क्या है रियल और i क्या है एक इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर i की वैल्यू क्या है अंडर रूट -1। आई स्क्वायर क्या होगा, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये -1 आ जाएगा, और i के पावर 4, अब इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 1। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिकल में आई से करंट होती है, तो उसमें हम लोग अब आई से कॉम्प्लेक्स ये इमेजिनरी नंबर भी दिखाने लगें और आई से हम करंट भी दिखाएं तो कहीं दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम लोग आई की जगह पर जे यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम आई कॉपी पे तो आई अभी लिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसे हम जे लिखना शुरू कर देंगे, और आपके जितनी भी बुक्स हैं उन सब पे बुक्स हो या कोई भी चीज़ें मैटर है, आपका रिटन मैटर जो कुछ भी है उन सब में हम लोग जे ही लिखेंगे, और कैलकुलेटर या फिर और जगहों पे देखेंगे तो उसको हम आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है 2 + 3i या a प्लस बी आई या -6 + 8i, इनको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले ग्राफिकली मतलब कैसे इसको प्लॉट किया जाए, तो आप लोग जैसे जानते हो, मान लो कि आपको अगर ये बोला गया है z इक्वल टू 2 + 3i को प्लॉट करिए, तो कैसे आप प्लॉट करते हो, आप पहले एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हो जिसको आप ऑर्गेंड प्लेन बोलते हो। मान लो आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया, ये आपका रियल एक्सिस हो गया और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। रियल एक्सिस पे कितना आप जाते हो 2, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना जाते हो आप 3i, और ऐसे गए और इसको जहाँ पर ये मिला आपने वहाँ पर इसे z बोल दिया, z इक्वल टू 2 + 3i। ठीक, तो वैसे ही इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है, तो हम रियल एक्सिस पे कितना जाएंगे a, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे b, और जो भी इमेजिनरी एक्सिस पर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसके साथ हम लोग i से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब अगर हम इसके ओरिजिन से इस z के पॉइंट को अगर मिला दें तो देखो एक वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक वेक्टर टाइप की चीज़ें बन जा रही है। तो इसे हम एक वेक्टर नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये z इज इक्वल टू a प्लस बी आई हमारा एक वेक्टर के तौर पर भी काम कर रहा है, जिसमें अगर ये o है तो o से लेके इसके बीच की डिस्टेंस है, ये हमारा क्या होगा एक लेंथ है, और इसका एक एंगल भी है। तो जब इसकी लेंथ को और इसके एंगल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे मान लो आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है,
इसमें अगर हम इसकी लेंथ को मॉड जेड बार बोलें या फिर सिंपली इसे हम जेड बोल दें तो इसकी लेंथ तो हमें मालूम हो गई कितनी, जेड, और इसका एंगल रियल एक्सिस से कितना है, थीटा। ठीक, तो अगर हम इसके लेंथ और इसके रियल एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल है उस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसे हम लिखते कैसे हैं, जेड एंगल थीटा। ए प्लस बी आई भी लिख सकते हैं और इसे हम जेड एंगल थीटा भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे है, इन सभी चीज़ों को हमें सीखना है। ठीक, अब मान लो कि अगर इसकी लेंथ जेड है तो बेटा ये बताओ कि इसको अगर हम रियल एक्सिस पर इसका एक कंपोनेंट लेंगे, मतलब इसका एक घटक लेंगे रियल एक्सिस पर, इसकी लेंथ अगर जेड है तो ये क्या होगा, जेड कॉस थीटा, और इसका इस एक्सिस पर, इमेजनरी एक्सिस पर अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या होगा, जेड साइन थीटा। ठीक, तो अब एक्चुअल में ये है तो ए प्लस बी आई ही। ए क्या है, इसका रियल एक्सिस की वैल्यू, और बी क्या है, इसके इमेजनरी एक्सिस की वैल्यू। तो क्या जेड कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो ए के बराबर होगी और जेड साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो बी के बराबर होगी। ठीक है, तो अब अगर आपको ए और बी पता है और आपको जेड पता करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी लेंथ पता करनी है, तो जेड या मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, और ये कर्ण है, मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की अगर वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो और ये एंगल अगर थीटा पता करना है तो आप बताओ इसका tan थीटा अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, b, और इसका बेस कितना है, a, तो tan इनवर्स b बाई a। ठीक, तो ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आई के फॉर्म में, या फिर हम इसे जेड एंगल थीटा, या जनरली इसका बहुत एक ऐसा है, कैलकुलेटर में भी आप देखोगे r एंगल थीटा के फॉर्म में इसे बोला जाता है। ठीक, एक चीज़ और हमें सीखनी है यहाँ पे। मान लो आपके पास एक नंबर है 2, एक रियल नंबर है, इसमें हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजनरी नंबर i से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2i। इसमें हमने फिर से i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2i स्क्वायर। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -1, तो -2 हो जाएगा। इसमें फिर से हमने i से मल्टीप्लाई किया तो -2i हो गया। अब इसमें फिर से हमने अगर i से मल्टीप्लाई किया तो -2i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, और ये -1 और माइनस मिलके 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा रियल एक्सिस पर ये सारी वैल्यूज को प्लॉट किया जाए और देखा जाए क्या चीज़ मिल रहा है। अगर हमें 2 प्लॉट करना है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें रियल एक्सिस होगा और इमेजनरी एक्सिस। अब अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास, आप देखो 2 को कहाँ प्लॉट करेंगे, रियल एक्सिस पे। अगर हमें इसे प्लॉट करना होगा तो ये क्या होगा, केवल और केवल ये होगा 2। अब इस 2 में हमने क्या किया, i से मल्टीप्लाई किया, तो अब 2i कहाँ प्लॉट किया जाएगा, यहाँ पर। ये हमारा 2i का प्लॉट है, ये 2i है। अब बताओ कि 2 को 2i बनाया, i से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो ये 2 है ये क्या हो गया, 90 डिग्री रोटेट करके इधर चला गया, 2i हो गया। जब i से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 क्या हो गया, रोटेट करके 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। इसका मतलब i से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चीज़, अगर 2 को हमने i से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। फिर इसमें हमने इसमें i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2, इसमें देखो फिर से i से मल्टीप्लाई तो -2। इसका मतलब -2 आपका ये यहाँ पर है, तो -2 कैसे मिला, 2i फिर से 90 डिग्री रोटेट होके चला आया और ये -2। इसमें फिर से हमने मल्टीप्लाई किया तो -2i यहाँ पर प्लॉट होगा, मतलब ये आपका -2 है और -2i यहाँ प्लॉट होगा, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट कर गया। और -2i में हमने फिर से i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, मतलब हमने 4 बार i से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रोटेशन कितना हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर अपने इस पॉइंट के अबाउट 360 डिग्री क्या कर गया, रोटेट कर गया। अच्छा, अगर हम 2 में -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2i। इसका मतलब 2 अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर गया। 2 से कहाँ चला गया, 2-2i, तो 2 से -2i का मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट करके यहाँ आ गया। इसका मतलब i या -i जो हमारा इमेजनरी नंबर है जिसकी वैल्यू √-1 है, वो क्या है, एक रोटेशनल
ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो हमने इसको यहाँ पर एक बोला है कि i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, या फिर इसे हम j बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में इसे हम j बोलेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इट विल रोटेट एनी नंबर बाई 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड इन दैट नंबर। अगर किसी भी नंबर में, उस नंबर में अगर हम i से मल्टीप्लाई कर देंगे या j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस नंबर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक, अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, माइनस आई इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस वन या माइनस जे, इट विल रोटेट एनी नंबर बाई 90 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड इन दैट नंबर। मतलब माइनस आई से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस नंबर को 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। जैसे आपके पास 3 है, 3 में हमने आई से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 3 जो वेक्टर है ये कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी के को बेस मान के हम एक अपना जो फेजर डायग्राम है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें सीखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेजर बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसे मान लो कि आपके पास फेजर किसका बनाते थे आप, किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का। तो हमारे पास मान लो कि एक वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या फाई। ठीक, तो इसका अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो इसका फेज कितना है, फाई थीटा है, और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, वी एम बाई रूट टू। तो इसकी आरएमएस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया है, V, और इसका जो फेज है, इसका फेज हम यहाँ लिख देते हैं थीटा है, क्योंकि t इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा। तो अब अगर हमें v लेंथ का अगर एक वेक्टर बनाना है, एक फेजर डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस एक्सिस बनाते हैं जो हमारा रियल एक्सिस को ही मान लिया हमने रेफरेंस एक्सिस है। ठीक, एक रेफरेंस एक्सिस बनाया और यहाँ से थीटा डिग्री ऊपर जाके हमने एक वेक्टर बना दिया, एक फेजर बना दिया, और इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, v, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, v बार इक्वल टू v एंगल थीटा। ठीक, तो ये हमारा एक फेजर डायग्राम है। अब इस फेजर डायग्राम चूंकि हमने इसको, और ये हमारा जो रेफरेंस एक्सिस है उसी को हमने रियल एक्सिस मान लिया और उसके परपेंडिकुलर हमने एक इमेजिनरी एक्सिस मान लिया। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स मतलब इसके 2 घटक होंगे, एक घटक इसका रियल एक्सिस के अलॉन्ग होगा और एक घटक इसका इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब रियल एक्सिस पर इसका एक घटक निकालो और एक इसका इमेजिनरी एक्सिस पर घटक निकालो। ठीक है, तो अब अगर ये थीटा है तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में 11th में फोर्स के कंपोनेंट्स निकाले होंगे। एक फोर्स है तो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकाला होगा। तो अगर आप रियल एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालोगे, अगर इसकी लेंथ v है तो ये क्या होगा, v cos थीटा। अब रियल एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया vx और इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया vy। ये हमने vx बोला और इसको हमने vy बोला। तो अब बताओ vx क्या होगा, v cos थीटा, और vy क्या होगा, v sin थीटा। क्योंकि अब इमेजिनरी एक्सिस पे पड़ा तो इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोग इसको उसके साथ i भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि v sin थीटा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इसको दिखाना है इमेजिनरी एक्सिस पे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, i से मल्टीप्लाई या फिर j से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने v sin थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें j से मल्टीप्लाई किया। v sin थीटा कहीं इधर रहा होगा, वो रोटेट करके इधर चला गया, और v sin थीटा को ही हमने vy बोला है, जहाँ पर j क्या है, अंडर रूट माइनस 1। तो अब ये हमारे पास फेजर डायग्राम जो था उसका हमारा नोटेशन था v एंगल थीटा। तो क्या इसे हम, अब देखो इसे जो हमारा एक रेक्टेंगुलर सिस्टम था तो क्या इसकी लेंथ कितनी है, vx, और ये लेंथ कितनी है, vy। तो अगर हमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ पता है तो क्या हम इसे vx प्लस jvy भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिख लिया। अब इसी फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अगर ये v है हमारा फेजर डायग्राम, ये v है, v बार, तो v बार इक्वल टू क्या होगा, vx प्लस जे वी वाई। अगर हमने केवल इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसे हम बोलेंगे vx प्लस जे वी वाई, और ये हमारा फॉर्मेट क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक्चुअल में आप लोगों ने जब इंटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो फॉर्मेट था वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही आपने उसको पढ़ा था, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म ही पढ़ा था।
और अब आर और थीटा के फॉर्म में जो आपने पढ़ा था वो उसका पोलर फॉर्म पढ़ा था आपने, ठीक। तो अब जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया तो वी एक्स हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है, और वी वाई क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अब एक्चुअल में वी एक्स है क्या, वी कॉस थीटा, और वी वाई क्या है, वी साइन थीटा। तो अब अगर हम इस वी एक्स के जगह पर वी कॉस थीटा और वी वाई के जगह पर वी साइन थीटा यूज कर लेंगे, तो हमने साइन और कॉस यूज कर लिया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज कर ली। तो अब अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया वी कॉस थीटा प्लस जे वी साइन थीटा, इसका मतलब हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिख लिया। वी कॉमन ले लो तो कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखो क्या है, आपको v मालूम है और थीटा पता है, तो आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हो, ठीक। यूलर्स फॉर्मूला भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, e के पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब आई आपने ये पढ़ा है, अब आई को हम लोग यहाँ पर क्या नोट करने जा रहे हैं, जे से, तो आप e के पावर जे थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो अब ये तो हमारे पास वही तो है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो इसकी जगह पर हम e के पावर जे थीटा लिख देंगे, तो ये v बार किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू ई के पावर जे थीटा, ठीक। तो e के पावर जे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और इसी को हम लोग एक सिंबल और से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल थीटा लिख देते हैं, तब भी ये चीज़ v जो हमारा ये, तब भी हम लोग इसको कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा ही बोलेंगे। तो v बार इक्वल टू ई के पावर जे थीटा, और इसको अगर हमने हटा के केवल एंगल थीटा लिख दिया तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो जाता है, और इसी फॉर्म को हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाते वक्त इसी फॉर्म को लिखते थे उस फेजर पे। तो v क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल में किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, और थीटा क्या है, उसका फेज है। इसका मतलब फेज और थीटा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हमने किसी भी फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया तो उसका पोलर फॉर्म है, और अगर हमने उसके रियल और इमेजनरी पार्ट में इसको एक्सप्रेस किया तो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक। तो ये v किसके बराबर होगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आप देख लो ये v इसका ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब कर्ण है, तो कर्ण की लेंथ क्या होगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, तो v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका आधार वी एक्स है और इसका जो लंब है, वो जो परपेंडिकुलर है वो वी वाई है, ठीक। और इसका थीटा अगर हमें पता करना है तो टेन थीटा अगर देखा जाए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर वी वाई बाई बेस वी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। चार फॉर्मेट हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फॉर्म्स हैं वो हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, क्योंकि आप थोड़ा देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक वैल्यू मिल रही है वी एक्स और दूसरी वैल्यू मिल रही है वी वाई। अगर तुम्हें वी एक्स और वी वाई कहीं से भी पता चल जाए तो आप उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, v मालूम हो जाए और थीटा पता चल जाए तो आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपको लिखना है तो v मालूम चल जाए और थीटा पता चल जाए तो आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म में भी आपको v और थीटा पता चल जाए तो आप इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हो। इसका मतलब दो तरह की चीज़ें हैं, एक वी एक्स वी वाई पता चल जाए तो रेक्टेंगुलर फॉर्म, और v और थीटा पता चल जाए तो ये बाकी बचे हुए तीनों फॉर्म आप लिख सकते हो। तो ये तीनों फॉर्म एक ही हैं, बस उसका नाम अलग अलग हम लोग लिख दिया है। तो हमारा एक फॉर्मेट है रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा फॉर्म है हमारा पोलर फॉर्म। तो हमारे पास फेजर डायग्राम जो भी होगा उस फेजर को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। अभी हम दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, z इक्वल टू जेड बार इक्वल टू 2 + 3j है, और ये किस में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इट इनटू इट्स पोलर फॉर्म। तो z बार इक्वल टू 2 + 3j, और z का इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें लेना होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा z बार का मैग्नीट्यूड जिसको हम z बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किया अगर हमने तो अंडर रूट लिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई 3.6055। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर 3.6055 लिख दिया। थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स इमेजनरी मतलब
इमेजनरी कंपोनेंट डिवाइड बाई रियल कंपोनेंट। तो इमेजनरी कंपोनेंट 3 है और रियल कंपोनेंट 2 है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो tan इनवर्स इमेजनरी कंपोनेंट 3 डिवाइड बाय रियल कंपोनेंट 2 सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 56.3099, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3j, जिसको हम लोग 3.6055 एंगल 56.3099 लिख सकते हैं ये। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म था, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने पोलर फॉर्म में। अब अगर हमारे पास पोलर फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म है तो हमें मैग्नीट्यूड पता है और उसका थीटा पता है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है उसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब आप देखो Vx क्या था, v cos थीटा, Vy क्या है, v sin थीटा। तो इसका मतलब हमें v पता है और थीटा पता है। तो z इज इक्वल टू 10 एंगल 30। तो अब वहाँ पर तो v के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर हमने z लिखा, तो zx और zy निकालेंगे। तो zx इज इक्वल टू क्या होगा, z cos थीटा, और zy क्या होगा, z sin थीटा। तो z की वैल्यू है 10, मैग्नीट्यूड 10 है, और थीटा क्या है 30। तो 10 cos 30 अगर हमने किया 10 cos 30 तो इसकी वैल्यू आ गई 8.66। अब अगर इसका हमें इमेजनरी कंपोनेंट पता करना है जेड वाई, तो जेड वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जेड साइन थीटा। जेड वाई इक्वल टू जेड साइन थीटा। अब जेड साइन थीटा मतलब जेड की वैल्यू जगह पे क्या है 10, मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 30 है। तो 10 साइन 30 अगर लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने ये किया। अब 10 एंगल 30 डिग्री को हम 8.66, ये जेड एक्स था, ये हमारा क्या था जेड एक्स, और 5 क्या है जेड वाई। तो हमने जेड एक्स और जेड वाई कैलकुलेट कर लिया, उससे हम लोग इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये क्या है पोलर फॉर्म और ये क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट किया, रेक्टेंगुलर से पोलर या फिर पोलर से रेक्टेंगुलर, इसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। हम ये सारी चीज़ √2² + 3² ये सब चीज़ें और थीटा tan इनवर्स ये 3/2 ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये खुद कैलकुलेटर करेगा। कैलकुलेटर के अंदर ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्ट इसका कन्वर्जन करे। ठीक है, थैंक यू।